नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। ग्लोबल अड्डा आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। कुछ महीनों पहले सुनीता विलियम्स की वापसी को लेकर पूरी दुनिया में खबर तैर रही थी। सवाल था कि इतने दिनों अंतरिक्ष में रहने के बाद क्या उनकी सकुशल वापसी हो पाएगी, लेकिन हम सब ने देखा कि वे सकुशल आज हम सब के बीच हैं। हालांकि अब चिंता दूसरे मिशन को लेकर होने लगी है। दरअसल एक्सियोम 4 मिशन के साथ भारत के शुभांशु शुक्ला और 3 अन्य एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए थे। अगर हालात सामान्य होते तो 11 जुलाई को किसी भी समय पृथ्वी पर ये उतर जाते, लेकिन अभी इसमें 5 से 6 दिन लग जाएंगे, यानी कि उनके क्रू ड्रैगन यान की वापसी भी तय समय से देरी से हो रही है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कुछ तकनीकी दिक्कतों के चलते ऐसा हो पा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो सुनीता विलियम्स की तरह लंबे समय तक अंतरिक्ष में कहीं फंस तो नहीं जाएंगे। इसे लेकर कुछ सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आज उन्हीं सवालों का जवाब खोजने की हम कोशिश करने वाले हैं। सवाल यह है कि शुभांशु शुक्ला की वापसी आखिर कब होनी थी और होगी कब। तो उनकी वापसी तय समय के अनुसार 10 जुलाई को किसी भी समय हो जानी थी, लेकिन अब यह कम से कम 14 जुलाई 2025 तक टल चुकी है। अभी दिन तय नहीं है। अभी उनकी वापसी किस दिन होगी ये माना नहीं जा रहा है, लेकिन इसमें कम से कम 1 सप्ताह की देरी तो होगी ही, ये कहा जा रहा है। फिर सवाल यह है कि क्या इस मिशन की वापसी यान में किसी दिक्कत के कारण तय समय पर ये नहीं हो पाई। तो एक्सियोम 4 मिशन में शुरुआत से ही कई बार देरी होती रही। इसमें पिछले कई समस्या आ रही थी, जैसे कि इलेक्ट्रिक हार्नेस, फैल्कॉन 9 रॉकेट में लिक्विड ऑक्सीजन लीक होना और खराब मौसम जैसी वजहें थी। आखिरकार इसकी लॉन्चिंग 25 जून को हुई और तय ये माना गया कि ये मिशन 2 सप्ताह के लिए है। विमान को 10 जुलाई को वापस होना था, लेकिन अब देरी की मुख्य वजह खुद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में तकनीकी दिक्कत बताई गई है। ये एक बड़ी बात है। फिर सवाल ये उठता है कि ये तकनीकी वजह आखिर क्या है जिसके कारण एक्सियोम 4 मिशन की वापसी टल गई है। ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 2 पार्ट होते हैं। इसके एक हिस्से में रूसी ज्वेजेदा सर्विस मॉड्यूल काम करता है, दूसरी ओर नासा और यूरोपियन देशों का मिला जुला हिस्सा है। ISS के रूसी ज्वेजेदा सर्विस मॉड्यूलर में प्रेशर लीक की जानकारी मिली, जिसे रोस्कोमोस की टीम ने रिपेयर कर लिया। हालांकि यह कितना सुरक्षित हो पाया, इसकी अभी समीक्षा की जानी है। सवाल यह है कि ISS की दिक्कत के अलावा एक्सियोम 4 मिशन के क्रू ड्रैगन यान में तो कहीं कोई समस्या नहीं आई है ना। तो इस स्टेज पर ISS मॉड्यूल ही मुख्य कारण है। क्रू ड्रैगन कैप्सूल बिल्कुल ठीक स्थिति में है। बेशक अंतरिक्ष में लॉन्च होने से पहले कैप्सूल और रॉकेट में कई टेक्निकल प्रॉब्लम्स आई थी, लेकिन अब लौटने में कोई समस्या नहीं है। तो फिर सवाल यह है कि क्या एक्सियोम 4 मिशन पर गए लोगों के स्पेस में ही उस तरह से फंसने का डर तो नहीं है जैसा सुनीता विलियम्स के साथ हुआ था। तो इसका जवाब नहीं है। फिलहाल ऐसा कोई डर नहीं नजर आ रहा। ISS पर मौजूदा 7 क्रू सदस्य पूरी तरह से सेफ हैं, सुरक्षित हैं और किसी भी साइट पर तत्काल खतरा नहीं नजर आ रहा। ज्वेजेदा मॉड्यूल को प्रेशर लीक मौजूद था, लेकिन अब यह भी रिपेयर हो गया है। लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। क्रू ड्रैगन की वापसी तो ISS से होकर ही रहेगी। डॉकिंग और अनडॉकिंग के समय मॉड्यूल स्थिति की समीक्षा करने के बाद यह होगा, लेकिन इसमें स्पेस में फंसने जैसी कोई बात नहीं नजर आ रही है। फिर सवाल यह है कि सुनीता विलियम्स की वापसी में क्यों इतनी देरी हो गई थी। तो दरअसल सुनीता विलियम्स के ISS से वापस लौटने पर जो देरी हुई थी, उसकी वजह लैंडिंग जहाजों की मौसम खराबी और मिशन शेड्यूल था। सुनीता की आपदा विशुद्ध मौसम और लॉजिस्टिक के कारणों से थी। अब सवाल यह है कि अब उनकी वापसी कब होगी। एक्सियोम 4 मिशन की हम बात कर रहे हैं तो ISS प्रणालियों ने ऑडिट जारी किया है और क्रू ड्रैगन की वापसी 14 जुलाई या उसके आसपास संभव बताई गई है, लेकिन इसकी कोई आखिरी पुष्टि, अंतिम पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। फिर सवाल ये खड़ा होता है कि जब ISS पर मिशन की अवधि बढ़ जाती है तो फिर वहां कितना इसका असर होता है। ये बहुत जरूरी जवाब है। मिशन की कुल अवधि बढ़ सकती है, ये मानकर चला जाता है, लेकिन ISS की सपोर्ट लाइनों पर फिलहाल कोई असर नहीं होगा क्योंकि तैयारी रहती है। एक्सियोम 4 मिशन किस तरह से वहां से चलेगा और वापस पृथ्वी पर पहुंचेगा, ये एक बड़ा सवाल है। तो सबसे पहले अनडॉकिंग की प्रक्रिया होती है। क्रू ड्रैगन स्पेस कैप्सूल उन्हें लेकर वापस लौटेगा और ये स्पेसक्राफ्ट ISS से अलग किया जाएगा। इसमें करीब 5 से 10 मिनट का वक्त लगता है। ISS और कैप्सूल के बीच लगे लॉकिंग मैकेनिज्म को खोलकर उसे स्पेस में तैरने दिया जाएगा। फिर स्पेसक्राफ्ट क्रू ड्रैगन धीरे धीरे ISS से दूर होने लगेगा
और इसके लिए ड्रैगन में लगे थर्स्टर्स यानी छोटे रॉकेट इंजन जो हैं वो एक्टिवेट किए जाएंगे ताकि कैप्सूल स्पेस में अपनी सुरक्षित दूरी बना ले। सबसे बड़ी वजह यह भी है कि आईएसएस जो है उसकी रफ्तार इतनी ज़्यादा होती है कि इसके बारे में क्या ही कहा जाए। आप समझिए कि 400 किलोमीटर ऊपर, धरती से 400 किलोमीटर ऊपर ये आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है और ये पृथ्वी के जब चक्कर लगाता है तो बहुत तेज़ गति से ये चक्कर लगाता है। जब आईएसएस और क्रू ड्रैगन के बीच पर्याप्त दूरी हो जाती है तो फिर पृथ्वी पर मौसम को देखा जाता है और मौसम जब सही रहेगा तब ड्रैगन कैप्सूल को पृथ्वी की ओर लाने के लिए डी ऑर्बिट किया जाएगा। डी ऑर्बिट करना यानी कि उसकी कक्षा को बदला जाएगा। अब ये एक तरह की ब्रेकिंग प्रक्रिया होती है। क्रू ड्रैगन के इंजन को करीब 10-12 मिनट तक जलाकर उसकी स्पीड घटाई जाती है। इससे कैप्सूल धीरे धीरे अपनी कक्षा को छोड़कर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने लगता है। फिर सवाल यह है कि पृथ्वी की कक्षा में क्रू ड्रैगन जब दाखिल होता है तो उसकी स्पीड उस वक्त क्या रहती होगी। तो डी ऑर्बिट बर्न के बाद कैप्सूल पृथ्वी के वायुमंडल में करीब 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दाखिल होता है। इस समय कैप्सूल के बाहर का तापमान 1600 डिग्री से ज्यादा हो जाता है, लेकिन कैप्सूल में लगा हीट शील्ड इसे सुरक्षित रख पाता है। इस दौरान कैप्सूल का संपर्क पृथ्वी से कुछ मिनट के लिए टूट भी जाता है, जिसे ब्लैकआउट फेज कहा जाता है क्योंकि बड़ी तेजी होती है। वायुमंडल में घुसने के बाद जब कैप्सूल की रफ्तार धीरे धीरे कम होती है तो पहले 2 छोटे ड्रैग्यू पैराशूट खुलते हैं जो कैप्सूल को स्थिर करने का काम करते हैं। फिर 4 बड़े मुख्य पैराशूट खुलते हैं जो कैप्सूल की स्पीड को 560 किलोमीटर प्रति घंटे से घटाकर 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा करते हैं। फिर सवाल यह है कि क्रू ड्रैगन कैप्सूल लैंड का आखिर कहां करेगा। तो क्रू ड्रैगन कैप्सूल समुद्र में अटलांटिक या गल्फ ऑफ मैक्सिको में लैंड करेगा। इसे वहां से फिर निकाला जाता है, फिर एस्ट्रोनॉट्स को कैप्सूल से बाहर निकाला जाता है और यह सारी प्रक्रिया हमने देख रखी है जब सुनीता विलियम्स वापस आई थी तब। एक्सियोम 4 के लिए भी यही प्रोसेस होना है। क्रू को हेलीकॉप्टर या जहाज से नासा के मेडिकल सेंटर फिर ले जाया जाता है। फिर उनका फिजिकल चेकअप होगा, न्यूरोलॉजिकल चेकअप होगा, हार्ट रेट टेस्ट होगा और फिर 2 से 3 दिन तक उनकी मॉनिटरिंग होती है। उसके बाद फिर उनको भेजा जाता है। सवाल यह है कि क्या क्रू ड्रैगन यान का इंजन चलते समय चालू किया जाएगा या फिर ये लगातार चालू स्थिति में रहता है। तो क्रू ड्रैगन में कई तरह के इंजन रहते हैं, लेकिन वापसी के समय इनमें से सिर्फ कुछ ही खास मौके पर ये चालू होते हैं। अगर लगातार चालू रहेंगे तो स्पीड कैसे कंट्रोल होगी। तो कुछ को बंद भी किया जाता है, कुछ चालू होते हैं। यानी कि क्रू ड्रैगन का इंजन हमेशा चालू स्थिति में नहीं होता, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर कुछ सेकंड या मिनट के लिए ही ऑन किया जाता है, क्योंकि फ्यूल तो बहुत ज़्यादा लगेगा। स्पीड एक बार बन जाती है और उसके बाद फिर स्पीड को फिर वापस रीबूस्ट करने के लिए फिर से इंजन चालू किया जाता है। तो ये कुछ सवाल थे जिनके जवाब हमने आपको भी बताने की कोशिश की है। उम्मीद है कि जल्द ही एक्सियोम 4 मिशन का पूरा क्रू सकुशल वापस धरती पर लौटकर हमारे बीच होगा। धन्यवाद।